आइए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के एक बेहद ही गंभीर और जटिल अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। हम 1857 के विद्रोह के ठीक बाद दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उन विनाशकारी घटनाक्रमों का एक निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते एक पूरे शहर को सुनियोजित तरीके से बदल कर रख दिया। ओके, चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। इस खौफनाक कथन पर जरा गौर कीजिए। कैप्टन विलियम हॉडसन ने अपने निजी पत्रों में लिखा था कि इन लोगों को धरती से मिटाकर उन्हें बहुत आनंद आया। ये कोई साधारण बात नहीं है, राइट? ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है जो सभ्य युद्ध यानी सिविलाइज्ड वॉरफेयर के हर भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है और हमें उस दौर की क्रूर वास्तविकता से सीधे रूबरू कराता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास हमारे सामने आता है। सोचिए, व्यापार करने के नाम पर भारत आई एक ब्रिटिश कंपनी जो खुद को बेहद सभ्य मानती थी, आखिर वो रातों रात इतनी आक्रामक और संस्थागत रूप से इतनी हिंसक साम्राज्यवादी सत्ता में कैसे बदल गई? जाहिर है ये सब अचानक तो नहीं हुआ था। भाग 1, 1857 दिल्ली का विद्रोह। यहां से शुरू होती है मुगल दिल्ली के अंत की कहानी। 11 मई 1857 को जब मेरठ के बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उसके पीछे कई सारे सुलगते हुए कारण थे, जैसे कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, अवध को जबरन अपने कब्जे में लेना और सेना के अंदर होने वाला भेदभाव। इन्हीं कारणों ने मिलकर उस बगावत को जन्म दिया जिसने कंपनी की नींव तक हिला दी थी। यह नंबर 82 दरअसल उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्र थी। उस वक्त के एक रईस अब्दुल लतीफ ने अपनी डायरी में इस बात का बड़ा ही साफ जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जब जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया गया तो वो कितने थके हुए और बेबस थे। उनकी हालत किसी शतरंज के उस राजा की तरह थी जो बस मात खाने ही वाला हो। इसके बाद घेराबंदी का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 11 मई को विद्रोहियों के आने और 12 मई को मुगल सत्ता की बहाली की घोषणा के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। फिर 8 जून आता है जब अंग्रेजों ने दिल्ली रिज पर कब्जा कर लिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था क्योंकि उन्हें ऊंचाई मिल गई थी। और आखिरकार 14 सितंबर को उन्होंने कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। भाग 2, अंग्रेजों का पलटवार। कश्मीरी गेट के टूटने के बाद जो सुनियोजित और क्रूर सैन्य जवाबी कार्रवाई हुई, आइए उस पर नजर डालते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे विद्रोहियों के हाथ से बाजी तेजी से फिसल रही है। बागी सिपाही दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी और दिल्ली के अमीर व्यापारियों ने भी लूटपाट के डर से अपना पैसा उनसे छिपाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ, हाँ, ये सच है कि ब्रिटिश कैंप में हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां फैल रही थी, लेकिन पंजाब से सिख, पंजाबी और गोरखा रेजिमेंट की नई टुकड़ियां आने से पलड़ा स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया। 1400 ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें तटस्थ होकर बताते हैं कि शहर पर कब्जा होने के बाद कूचा चेलान नाम के एक मशहूर रिहायशी मोहल्ले से लगभग 1400 निहत्थे नागरिकों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया। उन्हें एक लंबी कतार में खड़ा करके बिना किसी मुकदमे के मार दिया गया, एक ही दिन में। उस वक्त की अंधाधुंध हिंसा को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए 19 साल के एक ब्रिटिश सैनिक एडवर्ड विबार्ड के इस प्राइमरी सोर्स को देखना जरूरी है। उसने लिखा कि कैसे औरतों के बिल्कुल सामने उनके पतियों और बेटों को गोलियों से भून दिया गया। ये रिकॉर्ड बिना किसी पक्षपात के इस बात को साफ करता है कि सड़कों पर जो कुछ हुआ उसमें आम नागरिक और सैनिक के बीच का कोई अंतर नहीं रखा गया था। नाउ इस स्लाइड में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई अराजकता या अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड कैंपेन था। थियोफिलस मेटकाफ ने चौराहों पर चुन चुनकर ब्लड स्टेन्ड स्क्वायर्स यानी फांसी के चौक बनवाए। जामा मस्जिद के पास के अस्पतालों में घायलों को संगीनों से मार डाला गया। दरियागंज में लोगों को उनके ही घरों में ताला लगाकर जिंदा जला दिया गया। और तो और ऑफिशियली प्राइज एजेंट्स नियुक्त किए गए जिनका काम ही शहर में जाकर सुनियोजित तरीके से संपत्ति खोजना और लूटना था। भाग 3, मुगलों का पतन। यहां हम देखेंगे कि कैसे 300 साल पुराने एक विशाल राजवंश को तेजी से और पूरी प्लानिंग के साथ खत्म कर दिया गया। ये पूरा अंत किसी फिल्म की तरह तेजी से और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा। सबसे पहले जफर के ही एक रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने उनके छिपने की जगह अंग्रेजों को बता दी। फिर जफर ने हुमायूं के मकबरे पर सरेंडर किया और ठीक अगले दिन कैप्टन हॉडसन ने खूनी दरवाजे के पास जफर के 3 वारिसों को निर्वस्त्र करवाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इसके बाद उनके शवों को चांदनी चौक की कोतवाली पर लटका दिया गया।
मुगल राज का यही एक हिंसक और निश्चित अंत था। ये इतिहास की सबसे कड़वी विडंबनाओं में से एक है। सोचिए, 82 साल के बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और वो भी उसी दीवान खास में जहां कभी वे खुद लोगों के न्याय किया करते थे। मेजर हैरियट ने इस पूरे ट्रायल को एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम साजिश का नाम देने की कोशिश की। इस बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया कि जफर ने वो सब कुछ भारी सैन्य दबाव के चलते ही किया था। जफर की जिंदगी का आखिरी सफर यहां आकर खत्म होता है। जनवरी 1858 में शुरू हुए इस देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें 9 मार्च को दोषी करार दिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। आखिरकार 1862 में एक छोटे से लकड़ी के गैरेज में उनकी गुमनाम मौत हो गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि कैप्टन नेल्सन डेविस ने उनकी कब्र पर चूना डलवा दिया था ताकि शरीर जल्दी गल जाए और वहां कभी भी कोई स्मारक या निशान ना बन सके। भाग 4, एक खंडहर में तब्दील शहर। अब उस दौर की बात करते हैं जब इस शहर का भौतिक और सांस्कृतिक वजूद पूरी तरह मिटा दिया गया। 1,50,000। दरअसल ये उस वक्त की दिल्ली की लगभग कुल आबादी थी। इन लाखों लोगों को नवंबर की कड़कती ठंड और बारिश में बिना किसी रहम के अपने घरों से बाहर खदेड़ दिया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे आशियाने की तलाश में निजामुद्दीन और मेहरौरी के खंडहरों में जाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाएं। और ये स्लाइड बेहद शानदार तरीके से इस बदलाव की तुलना को दिखाती है। 1857 से पहले का शहर, जो अपने शानदार पुस्तकालयों, पवित्र मस्जिदों और बेहतरीन मुशायरों के लिए मशहूर था, अब उसका रूप बिल्कुल अलग था। किताबें जला दी गई थीं। जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद जैसी जगहों को घुड़सवार सेना के अस्तबलों और बैरकों में बदल दिया गया था, और ये सदियों पुराना शहर लिटरली एक मिलिट्री ग्रेवयार्ड बनकर रह गया था। उस भयंकर खून खराबे का असर शहर की बौद्धिक संपदा पर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि महान उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब बिल्कुल खामोश हो गए थे। उन्होंने अपने पर्शियन डायरी दस्तानभू में इन खौफनाक मंजारों को दर्ज किया, और वे इस सब से इतने आहत थे कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी में लिखना लगभग छोड़ ही दिया था। अब देखिए वास्तुकला के इतिहास को किस तरह से मिटाया गया। लाल किले के आसपास एक साफ और विशाल फायरिंग रेंज बनानी थी, बस इसीलिए सदियों पुरानी हवेलियों और कटरा बाजारों को बारूद से बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। एक सिंगल स्ट्रोक में सदियों का आर्किटेक्चरल इतिहास मलबे में बदल गया। भाग 5, कंपनी से क्राउन तक। आइए इस पूरे घटनाक्रम के उस आखिरी और सबसे बड़े राजनीतिक नतीजे पर चलते हैं जिसने पूरे उपमहाद्वीप के शासन को ही बदल कर रख दिया। 1857 के इस अप्रत्याशित संकट ने यह साफ कर दिया था कि अब किसी व्यापारिक कंपनी के सहारे इतने बड़े क्षेत्र पर राज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए भंग कर दिया, और एब्सोल्यूट पावर अब सीधे महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तब आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, किसी शहर की सांस्कृतिक और भौतिक पहचान को इस तरह सुनियोजित तरीके से मिटा देना, क्या यह एक राष्ट्र